हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर वन। यहाँ से एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन का पेपर है, यहाँ से 100 क्वेश्चन रहेगा और इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे सिलेबस वाइज। जेपीएससी पेपर वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी प्रश्न अभी आप लोग देखिएगा, टारगेटपुर जेपीएससी पेपर वन का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोग टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से जेपीएससी पेपर वन का टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। इससे पहले टारगेटपुर की ओर से जेपीएससी पेपर टू का 15 ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया। यदि आप नए हैं इस चैनल पर, यदि आप किसी कारणवश नहीं पार्टिसिपेट कर पाए तो अभी भी आपके पास मौका है। 15 ऑनलाइन टेस्ट में ज्वाइन कीजिए। मात्र 199 रुपये इसका फी है। इसमें सबसे मुख्य बात देखिए, इस टेस्ट का सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि जितने भी क्वेश्चन मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। यदि जनजातीय शासन व्यवस्था से 8 क्वेश्चन है तो टेस्ट में भी 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इस टेस्ट को आप जब फ्री है तब दीजिए। ऐसा नहीं कि टाइम लिमिट है। और एक टेस्ट को आप 1000 बार दीजिए। 1000 के आप लाखों बार दे सकते हैं। एक टेस्ट को जितना मन उतना दीजिए। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट को दिए उसके बाद वह टेस्ट नहीं ओपन होगा। तो सबसे बड़ी बात है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जब मन करता है तब दीजिए और जितना बार मन करता है उतना बार दीजिए। तो मात्र 199 रुपया में आपको 15 ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, तो स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं 9631926220 963192 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल निम्न में कौन है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल निम्न में कौन है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व, और ये निश्चित नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक मान्य जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन अधिक क्वेश्चन रहता C14 पद्धति के अनुसार, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला काल कौन है। तो C14 से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। C14 से पूछे तो देखिए 2300 याद रखिएगा। 2300 से 1750 हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा। जो सर्वाधिक मान्य है 2500 से 1750, और C14 से यदि पूछे, कार्बन 14 पद्धति से यदि पूछे तो 2300 से 1750। सिर्फ यहाँ 2500 है, यहाँ 2300 है, इसे याद रखिएगा। कुछ और बातें जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से। देखिए हड़प्पा सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो बोलिए एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता से ब्रीफ में कम समय में कुछ बेहतरीन कंटेंट को देखते हैं। तो यदि पूछे हड़प्पा का खुदाई सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किसने किया, राय बहादुर शाही। और जस्ट एक साल बाद याद रखिएगा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ। किसने किया, राखाल दास बनर्जी ने। दो क्वेश्चन यहाँ से हो गया। 1921 राय बहादुर शाही। हड़प्पा, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा का खुदाई हुआ इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। जो है सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल खोजे गए इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। ध्यान से सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह अर्ध ऐतिहासिक काल का है। ऐतिहासिक काल, अब समझिए अर्ध ऐतिहासिक काल होता क्या है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। सिंपल शब्दों में समझिए, प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, जिस काल में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्राग ऐतिहासिक काल, लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए अर्ध ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण देखें तो पाषाण काल के लोग अखेटक थे, घुमक्कड़ थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल, लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को लिपि का ज्ञान था और पढ़ने लिखने की समझ थी, लेकिन वे लोग जिस लिपि का प्रयोग करते थे आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है।
याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल, देखिए ऐतिहासिक काल, इस समय लोगों को लिपि का ज्ञान था, पढ़ने लिखने का ज्ञान था, और जो लिखा गया उसे पढ़ा भी गया। जैसे वैदिक काल में देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो भी है उसे पढ़ा गया। तो देखिए ऐतिहासिक काल में समझिए कि लोगों को लिखने पढ़ने की समझ थी, लेकिन जो भी लिखा गया उसे आज भी पढ़ा गया। तो ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, समझिए। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता यदि मैप में बात करें, भारत का मैप में देखिए मैप है, ऊपरी इलाका जम्मू कश्मीर लद्दाख पाया जाता है। तो इस इलाके में देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इस इलाके में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो हड़प्पा सभ्यता का हम लोग देख लेते हैं आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। एक चीज और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी छोर है, उत्तरी छोर, दक्षिणी और पश्चिमी कहाँ कहाँ है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। देखिए हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार का है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पूर्वी छोर। पूर्वी छोर में याद रखिएगा आलमगीरपुर, क्या याद रखिएगा, आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी यमुना नदी का सहायक नदी है, हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है। कहाँ है, मेरठ में। आ हो गया पूर्वी क्षेत्र। अब देखिए पश्चिमी, जस्ट उल्टा देखेंगे। पश्चिमी याद रखिएगा बलूचिस्तान में एक जगह है, बलूचिस्तान में एक जगह है सुतको गेंडोर। क्या है, सुतको गेंडोर, याद रखिएगा। पश्चिमी इलाका बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान का एक जगह है सुतको गेंडोर, जो एक नदी है, क्या नाम है, देखिए उस नदी का नाम है दास्क नदी। क्या नाम है, देखिए दास्क नदी, याद रखिएगा। सुतको गेंडोर जो है दास्क नदी पर है, सॉरी दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर देख ले पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका। अब देखिए उत्तरी इलाका, उत्तरी इलाका देखिए जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एक जगह है जम्मू कश्मीर में मांदा, याद रखिएगा मांदा, जो चेनाब नदी के किनारे है। मांदा जो है चेनाब नदी के किनारे। और साउथ में हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो साउथ इलाका है, याद रखिएगा देमाबाद। क्या है, देमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी किनारे देमाबाद है। और देमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो याद हो गया पूर्वी इलाका आलमगीर, और पश्चिमी सुतको गेंडोर, और उत्तरी मांदा, दक्षिणी देमाबाद। चलिए आगे देखते हैं। अब जल्दी से इसके हम लोग लंबाई देख लेते हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का लंबाई देख लेते हैं। अभी आप लोग देखें कि जम्मू कश्मीर का इलाका में देखिए मांदा एक जगह है, यहाँ देखें साउथ में देखें देमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी किनारे। तो इसका जो लंबाई है याद रखिएगा 1400 किलोमीटर है। कितना है, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम हम लोग बात करते हैं, पूरब से पश्चिम आलमगीर टू बालूचिस्तान वाला इलाका, यह है 1600, देखिए याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को इंटू कर देना पड़ेगा। जब दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12,99,600 आएगा। कितना आएगा, 12,99,600। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल यदि पूछे तो राउंड फिगर में 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राउंड में कितना हो जाएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई। तो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ आयोजन हुआ था, याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में। देखिए कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र थे। कौन थे, वसुमित्र। और इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। और इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान में बट गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो कौन सा, बोध गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, सिंधु काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, तो कौन सी धारणा एक जैसी है, तो 5 नंबर का जो तीनों में है कर्मवाद का सिद्धांत। देखिए जो कर्मवाद का सिद्धांत है तीनों में सेम है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशी द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर, देखिए किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर माँ
देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी कौन सा शासक है, मोहम्मद गोरी शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। छोटा सोना मस्जिद बंगाल है, सही है। झंझरी मस्जिद जौनपुर ये सही है। हिंडोला महल मालवा ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन देखिए रूमी खां मस्जिद फैजाबाद ये सही नहीं। आप लोग को बताना है कि रूमी खां मस्जिद कहाँ है। चलिए आगे देखिए। मुगल प्रशासन में मदद ये मुख्तसिब इंगित करता है, मुगल प्रशासन में मदद ये मुख्तसिब इंगित करता है, क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर बी देखिए विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, क्या है? और विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। आगे देखिए 11 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने निर्लेप पानी की नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? देखिए ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। और उसके बाद देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक रहा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। उसके बाद 1509 में आया अल्बुकर्क, देखिए 1509 में आया अल्बुकर्क जिन्होंने गोवा को जीता था। गोवा को किसने जीता? क्वेश्चन आता है बहुत बार रिपीट करता है कि गोवा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने जीता था? देखिए अल्बुकर्क ने। देखिए यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो इसने गोवा को जीता था। 1505 से लेकर 1509 अल्मीडा रहा और 9 के बाद आया अल्बुकर्क, 9 के बाद आया अल्बुकर्क। 9 से 15 इसका जो कार्यकाल रहा 9 से 15, 1509 से 1515 तक रहा, गोवा को जीता। और अधिक क्वेश्चन आए कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली का। और प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को अल्मीडा, फ्रांसिस्को अल्मीडा 1505 से 1509। अल्बुकर्क आया 1509 से 1515। अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, याद रखिएगा अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। और सबसे अंत में गोवा ही आजाद हुआ, याद रखिएगा गोवा कब आजाद हुआ? 1961 ईस्वी में। सबसे बहुत पहले अल्बुकर्क ने इसे जीता था गोवा को, और लास्ट में सबसे लास्ट में आजाद हुआ था गोवा 1961 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी। आगे देखिए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला का सर्वाधिक योगदान है? तो किस महिला का सर्वाधिक योगदान है? अरुणा आसफ अली। किसका योगदान है? अरुणा आसफ अली, जिसे ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो किस वर्ष स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। आगे देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 1951 से 56 यह सही है। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 यह गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 सही। 10वीं जो है 2002 से 2007 सही। तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 नहीं है। अब देखिए कब है, याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से, देखिए 1961 से 1966 तक चला था। यह फेल्योर योजना, यह फेल्योर योजना, यह असफल योजना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना को असफल योजना माना गया। देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हो गया। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल क्यों हो गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हो गया, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना आया 1961 में, ध्यान से समझे 1961 में, और चलना कब तक था? 1966, 5 साल का था। तो 1961 से लेकर 66 के बीच बहुत सारी घटना घट गई। 1961 से लेकर 66 के बीच बहुत सारा घटना इंडिया में घटा। क्या क्या घटना घटा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वृद्धि का 5.6%, कितना लक्ष्य रखा गया था? 5.6%, लेकिन अचीव हुआ मात्र 2.4%। कितना अचीव हुआ? मात्र 2.4%। तृतीय पंचवर्षीय योजना का यदि उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पादन में 30%, 30% का बढ़ोतरी का इसका उद्देश्य था। 30% इसमें बढ़ोतरी करना था, किसमें? राष्ट्रीय आय में और कृषि उत्पादन में। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल
किस पर आधारित था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था जॉन सैंडी, याद रखिएगा जॉन सैंडी और सुखमय चटर्जी मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी और सुखमय चटर्जी मॉडल पर आधारित था। अब देखिए फेल क्यों हो गया। अभी हम बताएं कि 61 से लेकर 66 के बीच भारत में बहुत सारी घटना घटी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी इंडो चाइना युद्ध, भारत चीन युद्ध हो गया था। 1962 ईस्वी भारत चीन युद्ध हुआ था। उसके बाद 1962 के बाद देखिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है। उसके बाद देखिए 1965 ईस्वी, 1965 में भारत पाक युद्ध हो जाता है। भारत पाक युद्ध होता है 1965 ईस्वी। और 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में भारत में भयंकर सूखा पड़ा था। भारत में भयंकर सूखा पड़ा था और उस समय भारत के लोग खाने के लिए मोहताज हो गए थे, भूखे मरने की स्थिति आ गई थी 1966 में। आप लोग देखें एक एक करके 1962 में कैसे चीन के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद 64 में प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है, 65 में भारत पाक युद्ध होता है, 66 में सूखा पड़ जाता है। तो कैसे तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल होगा? तो जाहिर सी बात है असफल होना ही था। लेकिन आप लोग याद रखिएगा जब 1966 में सूखा पड़ा उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसका स्थापना 1945 में हुआ और 5 संस्था मिलकर इसमें IMF को चला रहे हैं। तो याद रखिएगा IMF ने भारत को सहायता उसमें प्रदान किया था, लेकिन उस समय 1966 ईस्वी में भारत का मुद्रा अमूल्यन हो गया था, भारत का रुपया जो था कमजोर हो गया था। 1947 में आपको पता है 1947 में 1 रुपया बराबर $1 था, 1 रुपया बराबर $1 था। 1966 में जब सूखा पड़ा, 1966 में जब सूखा पड़ा तो 1 रुपया बराबर हो गया था $7.10, $7.10। और वर्तमान में कितना है? अभी के समय में 1 रुपया बराबर 72 से 74 डॉलर है। 1 रुपया बराबर 72 से 74, मतलब इतना रुपया हम लोग का कमजोर हो गया। 1943 में यदि आप अमेरिका जाते हैं तो 1 रुपया में 1 समोसा मिल जाता था, लेकिन अभी आपको 1 समोसा के लिए यदि वहां $1 है तो आपको 72 से 74 रुपया देना पड़ेगा। तो समझे कि कितना कमजोर हम लोग का रुपया हो गया। तो इतने सारे आपदाएं 1961 से लेकर 1966 के बीच घटित हुआ, जिसके कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कितना होता है? 15 डिग्री। आगे देखते हैं नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है यह ईरी और ओंटारियो, देखिए ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेजन। चलिए आगे देखते हैं दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। याद रखिएगा दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो याद रखिएगा भारत और इसका क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। 22 नंबर का क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। आगे देखिए पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कागर और एक ज्वालामुखी पर्वत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं कावेरी जल विवाद। देखिए कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है? तो मुख्यतः किन राज्यों के मध्य? कर्नाटक और तमिलनाडु। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए 25 नंबर किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 25 नंबर का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय कृषि का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय कृषि का नहीं है? यदि आप एग्रीकल्चर का वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, 5 वीडियो अपलोड है। एग्रीकल्चर से आपका जो एग्जाम है जेपीएससी पेपर में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 5 वीडियो अपलोड है, एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों। बी में क्या है? देखिए बड़े जोत की प्रधानता ये नहीं है और सहकारी कृषि की प्रधानता ये भी नहीं, मानसून पर निर्भरता तो है ही। चलिए आगे देखते हैं मरुस्थलीय वन के संबंध में कौन सा कथन, देखिए कौन सा कथन गलत है, चयन करना है। जहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, तो यही प्रथम गलत हो जाता है। जहां से वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो ये गलत है। आगे देखते हैं इसका विस्तार भारत के राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, ये सही है। बबूल, खजूर, नागफेनी इसके प्रमुख पेड़ है, ये भी सही है। इसके वृक्ष कटीले और झाड़ियों वाले होते हैं, ये भी सही है। तो देखिए कौन सा गलत कथन है? तो ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट कथन है ये गलत है। आगे देखिए
शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी भाग में शीत ऋतु में वर्षा देखिए पश्चिमी विक्षोभ से होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 अपराह्न हो रहा है, ध्यान से देखिए 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM हो रहा है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। चलिए इसके लिए आप लोग को ग्लोब का ज्ञान होना चाहिए। देखिए मान लीजिए यह 10 डिग्री पूर्वी देशांतर है, कितना है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, और समय कितना हो रहा है 2 PM, और यहीं पर इसके आगे जाएंगे तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लेते हैं। 10 डिग्री यहाँ 45 डिग्री है, 10 और 45 के बीच कितना फासला है, 35 डिग्री का फासला है। सिंपल शब्दों में यहाँ तक समझिए कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर में 2 बज रहा है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, तो 10 से 45 के बीच में देखिए 10 से 45 के बीच में कितना डिग्री का फासला है, तो 10 से 45 डिग्री के बीच 35 डिग्री का फासला है, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 35 डिग्री बराबर 140 मिनट। सिंपल सी बात में हम लोग समझ जाएंगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 35 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो 4 से इंटू कर देंगे तो 140 मिनट, और 140 को जब हम घंटा में बदल देंगे तो 2 घंटा 20 मिनट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 घंटा 20 मिनट। और ये अभी बज रहा है कितना, 2 बज रहा है, कितना बज रहा है 2 बज रहा है 10 डिग्री में, तो 45 में कितना बजेगा, तो 2 घंटा 20 मिनट और ऐड कर देंगे, 2 घंटा 20 मिनट उसमें और ऐड कर देंगे, तो 2 बज रहा है तो 4 बज के 20 मिनट कितना हो जाएगा, 4 बज के 20 मिनट कितना हो जाएगा, 4 बज के 20 मिनट, कब 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। 30 में क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। सही बात है, काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तो यह बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसे हम लोग को देखना है। केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया, ये भी सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है, ये बात भी सही है। नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, यह बात गलत है। देखिए नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए न्यायिक सर्वोच्चता, संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, न्याय तक प्रभावी पहुंच। तो 32 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 32 का क्या हो जाएगा, न्यायिक सर्वोच्चता। निम्नलिखित में कौन सा संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत नहीं है, तो न्यायिक सर्वोच्चता। चलिए आगे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार भी है। 33 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित के किस अधिनियम में किया गया था। ऑप्शन देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में। देखिए 35 नंबर में, निम्नलिखित में किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय में शामिल है। तो संचित निधि पर देखिए महान्यायवादी नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोक प्रशासन का चतुर्थ चरण किसे माना जाता है। लोक प्रशासन का जो चतुर्थ चरण है 1947 से लेकर 1970 के बीच में। लोक प्रशासन का यदि PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाए, टारगेटपुर का जो टेलीग्राम है उस पर ऐड हो जाइए। वहाँ पर एक लोक प्रशासन का लक्ष्मीकांत का जो लोक प्रशासन का बुक आता है उसका PDF अवेलेबल। आगे देखते हैं। देखिए मूल्य तथा तथ्यों का योग क्या कहलाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह क्वेश्चन है, मूल्य तथा तथ्यों का योग क्या कहलाता है। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, निर्णय कहलाता है। आगे देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, प्रोवाल्डो, प्रोविल्सन, उर्विक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन एक बार और देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। क्या हो जाएगा, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। चलिए आगे देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय क्या था, 2 स्तर पर रखने के लिए। देखिए 2 वर्ड है, अशोक है और मेहता है।
तो 2 स्तर याद रखिएगा। यदि पूछता है यहाँ पर बलवंत राय मेहता, तो देखिए 3 वर्ड है बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर सुझाव दिया था। आगे देखते हैं कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायत का वकालत किया था। आगे देख लेते हैं, किसी भी यौगिकों का यौगिकीकरण संख्या कितना होता है? किसी भी यौगिकों का जो यौगिकीकरण संख्या होता है 0 होता है। आगे देख लेते हैं 42 नंबर में, संवेग की इकाई है, तो संवेग का पहले आपको इसका फार्मूला जानना होगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट है केजी है और वेग का मीटर पर सेकेंड, तो संवेग का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए ऊपर देखते हैं। देखिए द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? देखिए द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का जो दाब कितना होता है? देखिए मान लीजिए ग्लास है और ग्लास में पानी भरा है, तो इसके ऊपरी तल में जो दाब होता है 0 होता है। याद रखिए ऊपरी तल पर जो दाब होता है 0 होता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसकी गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ते जाता है। चलिए आगे देखते हैं, दहन क्या है? देखिए दहन एक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से सभी। आगे देखते हैं, निम्न में किसे लघु आवर्त कहा जाता है? देखिए निम्न में किसे लघु आवर्त कहा जाता है? तो पहले आवर्त में 8 होता है, दूसरे आवर्त में भी 8, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं, तो पहले दूसरे तीसरे को लघु आवर्त कहा जाता है। पहले दूसरे तीसरे को लघु आवर्त कहा जाता है। देखिए 46 नंबर में, निम्न में कौन कैल्शियम का अयस्क नहीं है? निम्न में कौन कैल्शियम का अयस्क नहीं है? तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर कैल्शियम का अयस्क है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, तीनों ऑप्शन यहाँ पर कैल्शियम का अयस्क है। आगे देखिए 46 नंबर में, सर्प विषरोधी सुई में एक यौगिक तत्व कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा यौगिक तत्व सर्प विषरोधी सुई में होता है? तो सर्प विषरोधी सुई में जो होता है स्वर्ण यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है? स्वर्ण यौगिक। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी क्रांति, देखिए निम्नलिखित में कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित कौन क्रांति नहीं है? हरित है, श्वेत है, कृष्ण क्रांति नहीं, या पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित है, और पीली क्रांति भी है। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्ण क्रांति। देखिए फल विज्ञान संबंधित है, तो फल विज्ञान पोमोलॉजी, याद रखिएगा फल विज्ञान पोमोलॉजी। आगे देखते हैं 50 नंबर, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक का एक जगह है कुर्ग। देखिए कर्नाटक का एक जगह है कुर्ग में है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। देखिए निम्नलिखित में किसे चावल का कटोरा कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे चावल का कटोरा कहा जाता है? 51 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। 52 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी गाय का नस्लें नहीं है? देखिए यहाँ 4 है, तो इनमें से कौन सा गाय का नस्ल नहीं है? 52 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर डी, मुर्रा नहीं है। क्या है? यह जो भैंस का नस्ल है। आगे देखते हैं, विश्वव्यापी जाल WWW का आविष्कार किसने किया? विश्वव्यापी जाल WWW का आविष्कार वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो आविष्कार किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टिम, देखिए टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया है। आप लोग देखिए कोई भी वेबसाइट देखते हैं www.targetpool.com इस तरह होता है, तो WWW जो इसका आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। आगे देखिए 54 नंबर, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यदि आप ICT का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ICT का एक वीडियो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक वीडियो अपलोड है, और जल्द ही 2 वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ICT का जो भी सिलेबस है उसे हम लोग कवर कर लेंगे। 55 नंबर देखिए, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहा जाता है? देखिए प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। आप लोग के मोबाइल में भी होगा, देखिए मेल बॉक्स होगा जहां पर ईमेल का नोटिफिकेशन आता है। आप लोग उसे जब ओपन करते हैं मेल बॉक्स का, जो भी मेल आता है वहां पर आपको दिख जाता है। तो ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहा जाता है। आगे देखिए 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। आगे देखते हैं 58 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए 59 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में जो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया दादा भाई नौरोजी ने।
देखिए निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। देखिए कौन सा योजना में भारत में जो उच्चतम वृद्धि दर रहा है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, तो 60 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर है उच्चतम रहा है। आगे देखते हैं 61 नंबर में निम्नलिखित में किस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है। आय सृजन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, आगे देख लेते हैं अल्प लागत प्रौद्योगिकी और रोजगार सृजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है, रोजगार में सृजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए योजना आयोग की स्थापना की गई है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रखिएगा योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए योजना आयोग का स्थापना देखिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके नहीं होगा, संसद द्वारा एक कानून बनाकर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। देखिए आगे 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो मुद्रास्फीति के जो नियंत्रण का विभिन्न विधियां हैं इनमें से कौन नहीं है, मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी, वस्तुओं का राशनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर में कमी। 63 का क्या हो जाएगा सी। 64 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक कौन लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे, केलकर टास्क फोर्स का सिफारिश का संबंध किससे, तो 65 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करों से, किससे, टैक्स से। आगे देखते हैं 66 नंबर, भारत में चीनी की मिल सर्वाधिक किस राज्य में। देखिए चीनी का मिल सर्वाधिक किस राज्य में पूछे तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। यदि गन्ना सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो उत्तर प्रदेश, गन्ना से चीनी बनता है, लेकिन चीनी का मिल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में नहीं है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में। तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाल ही में ओमान और भारत के बीच हुए नौसैनिक युद्धाभ्यास का क्या नाम है, तो इस युद्धाभ्यास का क्या नाम है, नसीम अल बहर, क्या नाम है, नसीम अल बहर। आगे देखते हैं पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ किस राजनेता की राजनीति जीवन को दर्शाया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए देखते हैं 70 नंबर, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का संस्करण जीता है, तो किसने जीता है, महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का संस्करण जीता है। हाल ही में कौन सा, देखिए हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ लिया है, तो कौन सा देश है, अमेरिका ने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इससे संबंध तोड़ लिया है। देखिए 72 नंबर में देखिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व मलाला दिवस मनाने की घोषणा किया है, तो विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष के 12 जुलाई। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया निर्देशक किसे बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अजय माथुर को। देखिए आगे वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वर्ष 2021 में कुल 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कितने स्थान पर है, तो भारत का जो नंबर है 7 है, क्या है 7 नंबर। चलिए आगे देखते हैं भारत में कोविड-19 का टीकाकरण कब से शुरू किया गया, 16 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021 से। आई एम नो मसीहा किस व्यक्ति का आत्मकथा है, आई एम नो मसीहा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। 78 नंबर देखिए 2020 में, देखिए 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, लुईस ग्लक को। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लुईस ग्लक। आगे देखिए विश्व की सबसे लंबी अटल, देखिए विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 79 नंबर का सी, सी में कितना 9 किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं भारत, देखिए भारत हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन है, तो भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन है, मिजोरम है, कौन है, मिजोरम। चलिए आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। इसे आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। यदि आप मानवाधिकार के वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या पूछा गया, निम्न में कौन मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। बाल कल्याण आयोग का अध्यक्ष ये है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग के अध्यक्ष ये भी है, दिव्यांग कल्याण आयोग के अध्यक्ष ये भी है, तो इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके तहत किया गया है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता क्या होती है। देखिए जैव विविधता का वीडियो अपलोड है, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता क्या होती है। देखिए घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 83 का ये हो जाएगा, घटने लगती है। देखिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, अब विषुवत रेखा कौन है, ध्रुव कौन है, इसे जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष और 9 सदस्य, कुल 10। कितने हो जाएंगे, कुल 10 होगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 समिति, श्री रंगराजन समिति ये संबंधित है, सुरेश तेंदुलकर समिति ये भी संबंधित है, लकड़वाला समिति ये भी सही, एस.के. नाथन समिति ये नहीं है, एस.के. नाथन नहीं है। चलिए आगे देखिए। अरविंद अडिगा को किस वर्ष मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अरविंद अडिगा को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस का एक जगह है लियोन, याद रखिएगा, फ्रांस का एक जगह है, फ्रांस का एक शहर है लियोन, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय लियोन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आबादी शहर में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 31.16%। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला ओलंपियन कौन है। बहुत कोई इसमें कर्णम महेश्वरी को टिक कर देंगे, लगभग 80%, लेकिन यह गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, भारत की पहली महिला ओलंपियन पूछ रहा है, यह नहीं पूछ रहा कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने मेडल जीता। तो मेडल यदि जीता तो महेश्वरी हो जाएगा, कर्णम महेश्वरी, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन, तो मेरी लीला राव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन है। तो कोल्हान है, आसान सा क्वेश्चन है। राज्य में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है। देखिए राज्य में विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है राज्यपाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर की, देखिए छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कोरम्बी को जाना जाता है। 94 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से झारखंड के किस व्यक्ति को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जमुना टुडू, बुल्लू मान, इन तीनों को 2019 में पद्मश्री मिला है। भूमिज विद्रोह के जो प्रमुख नेता है, देखिए गंगा नारायण सिंह। देखिए भूमिज विद्रोह के जो प्रमुख नेता है गंगा नारायण सिंह। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो झारखंड का अपलोड है, उसे आप लोग देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। अब देखिए 97 नंबर। झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन है। तो घर बंधु, क्या है, घर बंधु। 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 98 देखिए। मलेर किस जनजाति से संबंधित है। तो मलेर सोरिया पहाड़िया से संबंधित है। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार का पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट सीरीज तो पेपर 1 पेपर 2 का नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 99 नंबर। झारखंड का पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 100 नंबर। आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। झारखंड का दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है। तो ओडिशा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।